हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी मैम और मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे। अभी तक जो है हमने 6 नाटक को पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी और अंधा युग, ये 6 नाटक जो है हमने अभी तक पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधे अधूरे। आशा करती हूँ आप लोगों ने आधे अधूरे नाटक को ज़रूर पढ़ा होगा। महत्वपूर्ण नाटक है, यहाँ से प्रश्न कई बार जो है बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे जब तक आपके जो सिलेबस में यूनिट 8 में ये नाटक है, ठीक है ना। तो स्किप मत करिएगा, आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है मैं बुक से पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। जब मैं नोट्स बना रही थी बुक से तो मैंने सर्च भी किया था, तो सर्च करके जो मैंने देखा तो वहाँ पे नेट पे जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिले मुझे, तो उनको भी मैंने इसमें मेंशन किया है। और डॉक्टर बच्चन सिंह की जो बुक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ पे भी है 327 पेज या ऐसे कुछ पेज है। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आधे अधूरे नाटक के बारे में जो है वहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। तो उस पेजेस को भी मैंने लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है, तो उसको भी आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं से कुछ छूटेगा नहीं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल स्थिर होकर जो है क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आधे अधूरे नाटक। सबसे पहले मैं आधे अधूरे नाटक के बारे में आपको थोड़ा सा स्टोरी इसका बताऊंगी कि इस नाटक में है क्या, ठीक है, कौन कौन से पात्र हैं, इसकी स्टोरी क्या है। थोड़ा सा आपको इसका कहानी पता चल जाएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। वैसे आपको आधे अधूरे नाटक आप खुद से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप धैर्य के साथ सुनिएगा, ठीक है। आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। परिवार का हर व्यक्ति अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं, ठीक है। पति महेंद्रनाथ व्यापार में असफल हो जाने के कारण जो है घर पे बैठता है। अब उसके आगे दिया है कि महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार होकर बैठ जाता है। उसकी पत्नी सावित्री, यानी महेंद्रनाथ जो पात्र है उसकी पत्नी है सावित्री जो है नौकरी करके घर चलाती है। महेंद्रनाथ अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु बेरोजगार होने के कारण वह पत्नी सावित्री की कमाई पर पलता हुआ अत्यंत दुखी रहता है, ठीक है। उसकी स्थिति अपने ही परिवार में एक रबड़ के टुकड़े की तरह हो गया है। सावित्री अपनी अनंत और बहुमुखी अपेक्षाओं के कारण महेंद्रनाथ से वितृष्णा करती है। जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया के संपर्क में आती है, किंतु किसी से भी उसे अपनी भावनाओं की तृप्ति नहीं मिलती। महेंद्रनाथ और सावित्री की बेटी बिन्नी, बड़ी बेटी होती है बिन्नी, मनोज के साथ भाग जाती है। सावित्री का बेटा अशोक को भी घर के किसी सदस्य से लगाव नहीं होता है। वह भी पिता की तरह बेकार है। उसका मन जो है नौकरी में नहीं लगता। वह भी बदतमीज़ और बददिमाग जो होता है और बदजुबान भी होता है। उसकी दिलचस्पी केवल अभिनेत्री की तस्वीरें और अश्लील पुस्तकों के सहारे बीतता है। छोटी बेटी भी इस वातावरण से बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट और चिड़चिड़ी हो गई है। उसकी उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि लेने लगी है। परिवार में तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उन सब में भी इस तरह की भावना घर कर गई है, ठीक है। इन सभी पात्रों के व्यवहारों में महेंद्रनाथ और सावित्री के संबंधों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह इस नाटक के सभी पात्र आधे अधूरे होने की नियति से अभिशप्त हैं, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा स्टोरी आपको मैंने बताया ताकि आपको पता चले कि इसमें है क्या। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नाटक की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष। आप सभी ध्यान रखिएगा, 1969 में प्रकाशन वर्ष है इसका। आप पढ़ते हैं आधे अधूरे, ऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है, और 69 बोलेंगे तो 69 में भी ऊ का साउंड आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ऊ से 69 आधे अधूरे, ठीक है ना। मोहन राकेश द्वारा रचित यह नाटक है। मोहन राकेश का जन्म 1950 में, मृत्यु 1972। कहीं कहीं आपको जो है 1926 भी इनका जन्म जो है मिलेगा।
ठीक है, लेकिन बुक में 1925 ही दिया है। अब देखते हैं आधे अधूरे नाटक का मुख्य बिंदु। आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 में इसका जो है मंचन हुआ था। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने रखा है। उसके बाद जो मैंने बुक से बनाया है वो उस पर हम चलेंगे अभी। ठीक है, पहले इसको हम लोग जान ले। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका, यानी यह नाटक जो है साप्ताहिक पत्रिका जो है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है, 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह नाटक जो है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में 1969 के 3 से 4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। यह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। ठीक है, यह मध्यवर्गीय, मैं कलर दूसरा ले लूँ। ठीक है, यह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। यह नाटक जो है पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है ना, किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आधे अधूरे नाटक को। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे को प्रयोगशील नाटक भी कहा जाता है। ठीक है, इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका में वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। ठीक है ना, एक ही पुरुष है जो चार पुरुषों की भूमिका निभा रहा है। ठीक है ना, वो पुरुष है एक महेंद्रनाथ, पहला पुरुष है महेंद्रनाथ, पुरुष 2 है सिंघानिया, पुरुष 3 है जगमोहन, पुरुष 4 है जुनेजा। ठीक है, जुनेजा के रूप में चित्रित है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम आधे अधूरे नाटक के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं ये भी हम जानते हुए चलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं आडंबरों का चित्रण किया है। अब ये मिलान के लिए क्वेश्चन आ सकता है ना कि यहाँ पे जो है आधे अधूरे नाटक की कौन सी विशेषता नहीं है, है ना, दे सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यवर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा, घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्रनाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री जीवन की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। अब हम आएंगे नाटक का विषय। नाटक का विषय क्या है वो देखते हैं। पहला है मध्यवर्गीय परिवार की विडंबनाओं का चित्रण, पारिवारिक विघटन का चित्रण, स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण, नारी की त्रासदी का चित्रण, वैवाहिक संबंधों की विडंबना। या नाटक का विषय जो है वो आप नाटक पढ़ते हैं तो आप खुद भी वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया। देखिए, अब यहाँ से जो है मैंने बुक से लिया है। ठीक है, टोटल बुक से लिया है मैंने। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बुक ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ था। सबसे पहले आपको बुक ओपन करेंगे तो वहीं पे मिलता है ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है आधे अधूरे नाटक का जो मंचन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में देशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1969 में। ठीक है, इसमें जो है निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पे आप जानते रहिएगा कि जो आधे अधूरे नाटक का जो मंचन हुआ था दिल्ली में, यहाँ पे जो पात्र दिए गए हैं ना, ये कौन कौन से पात्र थे वो यहाँ पे दिया गया है। उन्हीं के हिसाब से जो है वहाँ पे अभी हम आगे चलेंगे, नाटक जब पढ़ेंगे तो वहाँ में उन पात्रों को मैं बताऊँगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई है। देखते हैं, पहला है काले सूट वाला आदमी जो ओम शिवपुरी है। ठीक है, स्त्री क्या है? सुधा शिवपुरी है। पुरुष 1 ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की रिक्षा व्यास, लड़का दिनेश ठाकुर। ठीक है, पुरुष 2 ओम शिवपुरी, पुरुष 2 जो है ओम शिवपुरी है, पुरुष 3 जो है वो भी ओम शिवपुरी है, पुरुष 4 जो है वो भी ओम शिवपुरी है। ठीक है, इसी को लेकर के जो है आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश ने लिखा है। ठीक है, इन्हीं पात्रों के हिसाब से अभी हम अलग जो है यहाँ पे पात्र जो दिखाए गए हैं नाटक में उनको भी हम देखते हुए चलेंगे।
अब यहाँ पे देखिए ओपन करेंगे आप बुक, तो वहाँ पे जो है ओम शिवपुरी जो है उन्हीं के जो है निदेशक का वक्तव्य दिया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, मुझे याद नहीं है 2022 में ही या अभी 2022 में शायद मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये। एक निदेशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन ज़िंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, ठीक है ना। ये किसका वक्तव्य है, तो वहाँ पे ओम शिवपुरी दिया गया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा और मुझे नहीं सबको लगता है, सब आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी ये महत्वपूर्ण लगा होगा। तो यहाँ से जो है मैंने सारे पेज कहीं भी मिस नहीं किया है, हाँ बेशक मैंने हेडलाइन वहाँ जो है वहाँ पे हाईलाइट कर दिया है मैंने, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक निर्देशन की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन ज़िंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है, ठीक है। इसके पात्र स्थितियाँ एवं मन स्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय हैं। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है, ठीक है। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभावों की दृष्टि से भली भांति जो है संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। आधे अधूरे नाटक आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा में बड़ी कशिश लगी। कहना ना होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहना ना होगा कि या तो इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसकी भाषा है। ये किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ओम शिवपुरी के अनुसार उनका वक्तव्य है ये, ठीक है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्णता से अभिप्रेरित हो, जो संपूर्णता से अभिप्रेरित होना चाहिए यहाँ पर ना, अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता हो, ठीक है। लिखित शब्द में यही शक्ति और उचित ध्वनि समूह का यही बल है। यहाँ से लेकर मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इसके कारण यह नाट्य रचना बिंदु और खुले लोगों प्रकार, यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। यह जहाँ तक अधिक निपुण का सवाल है, आधे अधूरे मेरे लिए एक दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। महेंद्र नाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है। सावित्री भी उसे चाहती रही होगी, लेकिन ब्याह के बाद महेंद्र नाथ को बहुत निकट जाने पर उससे जो है वितृष्णा होने लगती है, क्योंकि जीवन से सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी और अत्यंत हैं, ठीक है ना। सावित्री की अपेक्षाएं जो है बहुत होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं उसकी, ठीक है। अब महेंद्र नाथ की बेकारी की हालत में सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक और घर चलाने का असहाय बोझ है, तो दूसरी तरफ जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने का तीखी कचोट। अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत विरक्त हुई सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, पर यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि संपूर्णता की तलाश ही शायद वाजिब नहीं, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण है तो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्र नाथ दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृहस्थ स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान
वो एक नौकर के समान है। अब वह केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। अब ये देकर पूछा जा सकता है कि आधे अधूरे नाटक में जो है किस पात्र के लिए कहा गया है, किस पात्र के लिए जो है ओम शिवपुरी ने कहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महेंद्र नाथ के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है। जब तक वो उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है, अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ घंटे बाद वापस लौट आता है, थका हारा, पराजित, क्योंकि उसकी यही नियति बन गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्य कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ दिखाई देगा, आपको कटा हुआ होता है, ठीक है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से सभी जो है पात्र जो भी हैं नफरत करते हैं। बड़ी लड़की मनोज रूपी हमदर्द द्वार को पाते ही बाहर निकल भागती है, यानी मनोज जो सावित्री की जो बड़ी लड़की है, सावित्री की जो बड़ी लड़की है बिन्नी, ठीक है, बिन्नी नाम रहता है उसका, वो मनोज के साथ जो है, एक मनोज का पात्र है इसमें, मनोज नाम का, उसके साथ जो है भाग जाती है। लड़का पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें देखकर जो है दिन काटता है। उस मौके के इंतज़ार में है जब वह भी यहाँ से निकल सकेगा। अपने माता पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए, अपने पिता के लिए उसके मन में करुणा है, माँ के लिए आक्रोश है। पूछा जा सकता है कि अशोक जो है किसके लिए करुणा रखता है, माँ के लिए या पिता के लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पिता के लिए उसके मन में करुणा है, लेकिन माँ के लिए आक्रोश है, ठीक है, माँ से नफरत करता है। वह बड़ी बहन के प्रेम में विश्वास नहीं करता, उसे घर से निकलने का एक जरिया मानता है, ठीक है। आगे देखते हैं। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई बहन के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। ये जो है छोटी लड़की, ये सबसे नालायक है, ये जो है किसी से भी लगाव नहीं रखती है, ठीक है। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति से बेहद कड़वी होकर वो कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन संबंधों के दिलचस्पी लेने लगती है, जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदतमीजी दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, क्योंकि उसके पिता की बेगारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुसंगति बातें सुननी पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं। दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी ही सहानुभूति पाती है, ठीक है, बिन्नी जो बड़ी लड़की है। हालांकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलबगार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसके और मनोज के बीच काली छाया के समान रह जाता है। आगे देखते हैं। अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तित्वों से संबंध बनाने का विरोधी है, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने पर वो अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हाईलाइट कर रखा है वहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा, और आप अपने भी पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। यह अन्य स्तर का एक नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो ज़िंदगी के बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी रह जाती है। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा। महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा, ये अलग अलग गुणों के 4 पुरुष हैं, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा, ये जो है अलग अलग गुणों के 4 पुरुष हैं। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्रनाथ के साथ गांठ बांध ली। आगे चलकर अपने को भरा पूरा महसूस नहीं किया, ठीक है, भरा पूरा महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह महेंद्रनाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि तब तक जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते, और इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता, ठीक है। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने की
दिलचस्प रंग युक्ति का सहारा लिया है। महेंद्रनाथ की जगह जगमोहन को रख देने या जगमोहन के स्थान में जुनेजा को रख देने से स्थिति में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों के एक ढांचे में व्यक्तित्व अलग समान ढंग के बर्ताव रखता है। इसी अनुभव पर बल देने के लिए कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक की शुरुआत एक साथ स्पॉट कमरे में लगे मुखौटे को आलोकित करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ मैं आप लोगों को इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पढ़ने पे ही आपको आधे अधूरे जो नाटक है वो पता चल जाएगा। आगे देखेंगे, आधे अधूरे का कार्यस्थल मकान पर बैठने का कमरा है, जिसमें सोफ़े, कुर्सियाँ, मेज, अलमारी, किताबें, फाइल आदि हैं। यह कमरा एक साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब सब पर धूल तक जम गई है। क्रॉकरी पर चटकन है, दीवारें मटमैली हो गई हैं, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की हवा तक में उस अस्थाई तलखी की गंध है जो पांचों व्यक्तियों के मन में भरी हुई है। ऊब, घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घोंटने वाली मनहसियत जो मरघट में होती है। ठीक है, इस तनाव भरे वातावरण में संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट के उपयुक्त लगा और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों से उसे ही अपनाया गया। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों के नाटक शुरू में अंत से ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया जिसकी ध्वनि तरंगे शमशान भूमि के संसद वीरांगनी को संप्रेषित करती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें नाटकों के तनाव और सघनता के बिखर जाने का खतरा है, लेकिन मेरी यह मान्यता है कि गंभीर नाट्य दल को दर्शक पाने के लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अगर नाटक गहन कलात्मक नाट्य अनुभूति देने में समर्थ है, ठीक है, अगर वह जिंदगी की महत्वपूर्ण उथल पुथल पर उंगली रखता है, तो हो सकता है कि बाहर सड़क पर कुछ आहट या किसी कार के हॉर्न की आवाज़ रंगमंच की कलात्मक यात्रा पर कोई रुकावट न डाल सके। मुझे संतोष है कि मेरा विश्वास सही साबित हुआ। बंद और खुले प्रेक्षागृह के अंतर से नाटक की प्रभावंती पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शक के साथ तादात्म्य उतना ही तीव्र और गहन रहा। इन्हीं दिनों यह अनुभव भी हुआ कि बॉक्स सेट कई व्यवहारिक मुश्किलें पैदा करता है और एक ओर जहां समय और व्यय साध्य है, वहीं दूसरी ओर रंगोपकरणों के अधिक आश्रय का भी द्योतक है। और यह बात किसी हद तक मेरी धारणाओं के साथ नहीं जाती, इसलिए हिम्मत न करके मैं बॉक्स सेट का व्यवहार भी छोड़ दिया। इससे भी प्रस्तुति के प्रभाव में कोई अंतर नहीं महसूस किया। ठीक है, ये सारे वक्तव्य ओम शिवपुरी के हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। यहाँ से इम्पोर्टेंट है। वेशभूषा के पीछे यही दृष्टि थी कि प्रमुख अभिनेता को 5 भूमिकाएं करनी थी। इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था, जिसमें इससे जो है सबसे पहले काला सूट वाला आदमी, फिर कोट उतारकर केवल कमीज जो पहनता था वो महेंद्रनाथ था। ठीक है, फिर बंद गले का कोट व टोपी पहनने वाला सिंघानिया था। आगे हाईनेक की कमीज जगमोहन पहनता था। जगमोहन नाम का जो पात्र है वो क्या पहनता था, आगे हाईनेक की कमीज, और फिर लंबा कोट वाला जो था वो जुनेजा था। ठीक है, उसके बाद बिन्नी, किन्नी और अशोक के पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था। केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी, क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पात्र परिचय। ठीक है, हमने अभी तक वक्तव्य पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पात्र परिचय। यहाँ पे सभी आपको पात्र मिलेंगे। सबसे पहले आता है काला सूट वाला आदमी। ठीक है ना, सबसे पहले है काला सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2
जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में है, ठीक है ना। काला सूट वाला आदमी जो है 4 भूमिकाओं में है। कौन से? पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिकाओं में है। कौन है? काले सूट वाला आदमी। लगभग उम्र है उसकी 49 और 50 के लगभग, ठीक है। चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग है, ठीक है। आगे देखेंगे ये सारे आपको यहाँ पे जो है जितने भी पात्र हैं उनकी सभी विशेषताएं जो यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। देखते हैं पुरुष एक के रूप में वेशांतर जो है पतलून कमीज, पुरुष एक जो है पतलून कमीज पहनता है, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए, ठीक है। दूसरा पुरुष जो है, पुरुष 2 जो है उसके रूप में पतलून और बंद गले की कोट है। ये पूछा जाता है, ठीक है ना। पुरुष के जो एक प्रथम पुरुष, दूसरा पुरुष, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जो रूप परिवर्तन हुआ है जो इनके कपड़े का, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पुरुष 2 का क्या है देखेंगे आप लोग, पतलून और बंद गले का कोट। अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित, ठीक है ना। अपने आप से संतुष्ट है लेकिन फिर भी आशंकित है, शंका करता है, ठीक है। उसके बाद पुरुष 3 के रूप में देखिए, पुरुष 3 के रूप में जो है पतलून टी-शर्ट, हाथ में सिगरेट का डब्बा लिए लगातार सिगरेट पीता हुआ। यानी आपसे पूछा जाता है कि आधे अधूरे नाटक में कौन सा पुरुष जो है लगातार सिगरेट पीता है, या पतलून टी-शर्ट पहनता है, या पतलून और बंद गले वाला कोट कौन सा प्रथम पुरुष है, या पुरुष 3 है या पुरुष 2 है, पतलून या कमीज पहनने वाला कौन सा है, पुरुष 1 है, पुरुष 2 है, पुरुष 3 है, पुरुष 4 है। समझ रहे हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक से है ये पूरा टोटल, कहीं से मैंने और नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है पुरुष 3 जो है देखेंगे पतलून टी-शर्ट, हाथ में सिगरेट का डब्बा लिए लगातार सिगरेट पीता है, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन हाव भाव में रहता है, ठीक है। पुरुष 4 जो है, पुरुष 4 के रूप में देखिए पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट, ठीक है। पुरुष 4 की विशेषता क्या है, पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने की खासा एहसास और काइयापन, ठीक है। अब पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख लिया है। पुरुष 1 कौन है, महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 जुनेजा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग से यहाँ पे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले है महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा, ठीक है। अब हम चलेंगे स्त्री पात्र की तरफ, ठीक है। स्त्री जो है उम्र 40 का छूती हुई, चेहरे पर यौवन की चमक। स्त्री कौन है, वो सावित्री है, ठीक है। अभी आगे मैंने लिख रखा है स्त्री पात्र सारे, देखते हैं। स्त्री 40 उम्र की छूती हुई, चेहरे पर यौवन की चमक, चाह फिर भी शेष, और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण दूसरी साड़ी विशेष अवसर की, ठीक है। बड़ी लड़की, उम्र 20 है, उम्र जो है 20 से ऊपर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 20 से ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आधे अधूरे नाटक में जो बड़ी लड़की पात्र है उसका उम्र कितना है, 20 है कि 20 से ऊपर है कि 20 से नीचे है, 21 ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 20 से ऊपर नहीं है, ओके। आगे बढ़ेंगे। भाव में परिस्थितियों के संघर्ष का अवश्य उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, साड़ी माँ से साधारण, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव, ठीक है। ये बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की बिन्नी होती है। यहाँ पे देखेंगे छोटा लड़का, उम्र कितना है इसका, उम्र 12 और 13 के बीच। ध्यान रखिएगा, इसका जो छोटा लड़का रहता है, अशोक नाम रहता है, वो जो है उम्र कितनी है, 12 और 13 के बीच में रहता है, ठीक है। ना 12 का है, ना 13 का है, ना 14 का है, 12 और 13 के बीच में है, ठीक है। भाव, स्वर, चाल, हर चीज़ में विद्रोह करता है, ठीक है। इसकी विशेषता है ये अशोक की। फ्रैंक जो है, फ्रैंक है होने से, फ्रैंक चुस्त, पर एक मोजे में सुराख, ठीक है। अब आते हैं लड़का, सॉरी ये छोटी लड़की है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं बार बार लड़का बोल रही हूँ, छोटी लड़की का है ये, 12 और 13 के बीच में, ठीक है, देख लीजिएगा। अब आते हैं लड़का पर। लड़के की उम्र कितनी है, 21 के आसपास है, ठीक है ना। लड़के की उम्र कितनी है, 21 के आसपास। पतलून के अंदर दबी हुई भड़कीली बुशर्ट धुलकर घिसी हुई चेहरे से, यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की करवाहट।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ मैंने यहाँ मेंशन किया है। स्त्री कौन है? सावित्री है। बड़ी लड़की बिन्नी, छोटी लड़की किन्नी, लड़का अशोक, शोकी, शोकी भी नाम है इसका, एक ध्यान रखिएगा आप लोग, शोकी भी है, एक जगह इसका शोकी भी नाम है। तो पूछा जा सकता है कि अशोक का एक और नाम क्या था? तो शोकी नाम था। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आजकल ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा दिमाग नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखिए बिन्नी का पति मनोज, बिन्नी का पति कौन है? मनोज है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम चलेंगे पात्रों के महत्वपूर्ण कथन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काले सूट वाला आदमी जो है, ठीक है, महेंद्र नाथ, काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष एक है, पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार की भूमिकाओं में भी है, ठीक है। काले सूट वाला आदमी जो है पुरुष एक, यही एक जो है काले सूट वाला आदमी पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार की, यानी 4 जो है भूमिकाओं में ये यहाँ पे इस नाटक में दिया गया है। उम्र लगभग 49-50, चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग है। पुरुष एक के रूप में वेशांतर पतलून कमीज जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की चटपटाहट लिए। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले की कोट, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा अभी उसी से जो है यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ इसको, ठीक है। सबकी यहाँ पे विशेषता जो है दी गई है। हम चलेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए कथन, यहाँ पे स्त्री का यानी सावित्री का कथन है। शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से ही, यहीं तक आप लीजिएगा, ठीक है ना, यहीं तक मैंने लिया है। शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ कहने भर से ही वो आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही है यहाँ पे। अब एक पुरुष का कथन है, पुरुष एक का, ठीक है। मैं नहीं शुक्र मनाता, जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा, ठीक है। ये कौन कहता है? पुरुष एक। अब यहाँ पे स्त्री का है, फिर सावित्री। स्त्री कौन है? ध्यान रखिएगा, सावित्री है, ठीक है। स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई कहती है, और क्या क्या बात रह गई कहने को बाकी, यह भी कह डालो जल्दी से, ठीक है। कौन कहता है? स्त्री कहती है। बड़ी लड़की बिन्नी कहती है, वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये, ठीक है। बड़ी लड़की का कथन है ये, बिन्नी रहती है, बड़ी लड़की कहती है वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरता है। अब बड़ी लड़की का एक और कथन है, उठती हुई बोलती है, मैं शायद समझा भी नहीं सकती, स्थिर भाव से कुछ कदम चलकर बोलती है, किसी दूसरे को तो क्या अपने को भी नहीं समझ सकती, ठीक है। बड़ी लड़की का एक और कथन है, यहाँ पे देखेंगे, जो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे वह हवा में सांस ले उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे को अजनबी महसूस करे, ठीक है। बड़ी लड़की का कथन है, यहाँ पे देखेंगे, एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे आनंद भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ, जैसे ही कोई बहाना मिले मैं उससे बाहर जो है निकाल दूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा बड़ी लड़की का जो कथन सारे मैंने लिए हैं। अब यहाँ पे स्त्री है, आज जो तुमसे कहता है यह सब पहले या दुख में यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्या उसे नहीं पता चला, ठीक है। यह कथन जो है स्त्री का है। बड़ी लड़की का है, कहाँ छिपी है वो मनहूस चीज़ जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने जो है कई पेज ऐसे ही ले लिए हैं, जो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है पुरुष एक जो है कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि महेंद्र नाथ का है ये कथन। पुरुष एक कौन रहता है? महेंद्र नाथ, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में क्या मेरी यही हैसियत है कि जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करता हूँ, ठीक है ना। ये कथन आप स्टोरी पढ़े रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कथन देखकर कि किसका है। पुरुष एक का कथन है, सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगाकर रह जाते हैं, ठीक है। पुरुष एक का है। अब यहाँ पे सारे पुरुष एक के कथन दिए गए हैं। अब यहाँ पे लड़के का कथन देखेंगे, लड़का जो है अशोक, अच्छा यह बतलाइए कि आपकी राजनीति विचार क्या है? राजनीति विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान रखिएगा।
फिर लड़के का कथन है, क्या आप सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? सरकारी हिंदी के लफ्ज़ लाता है युवा लोगों में अराजकता। ठीक है, अराजकता की बात कौन करता है? लड़का करता है, अशोक जो नाम रहता है उसका। स्त्री का कथन है यहाँ पे, फिर सावित्री का, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात कर रहती, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं ये करती हूँ। ठीक है ना, आगे यही है। ठीक है, ये कथन स्त्री का है यानी सावित्री का है। पुरुष 2 सिंघानिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कि कंपनी के 100 सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। यह कथन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कंपनी, याद रखिएगा, पुरुष 2 का है, सिंघानिया का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुरुष 2 का कथन है, जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। ठीक है, पुरुष 2 का कथन आगे भी यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। स्त्री का देखिए कथन है यहाँ पे, सावित्री का, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पे बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे इसको। लड़के का कथन है, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सारे कथनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पुरुष 4 के यहाँ सारे कथन मैंने लिए हैं। ठीक है, महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तो तुम्हारी ज़िंदगी में 2 साल बाद तुम यही महसूस करती तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। ठीक है, कौन कहता है? पुरुष 4 कहता है, जुनेजा जो रहता है पुरुष 4। ठीक है ना, कथन पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, आधे अधूरे नाटक के लिए जो है, यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, जो भी कथन मैंने लिए हैं यहाँ से आपका कुछ भी छूटा नहीं है। बेशक आपके पास बुक है तो मिला लीजिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं बोल रही, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा और उसी हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब डॉक्टर बच्चन सिंह का जो बुक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो है पेज नंबर देखिए 317। ठीक है, 317 पेज पे दिया गया है आधे अधूरे नाटक के बारे में। यहाँ तक मैं पढ़ती हूँ। इन्होंने लिखा है, आधे अधूरे उसका तीसरा विश्वासपद नाटक है। कुछ लोगों की दृष्टि से नाटक के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयोग और कुछ लोगों की दृष्टि से उलझा हुआ सामान्य प्रयास है। वस्तुतः इस नाटक में भी निजता और पूरे व्यक्तित्व की तलाश है। ठीक है ना, यहाँ तक याद रखिएगा, जो सिर्फ तलाश बनकर रह जाती है, न कहीं जाती है और न कहीं दूसरों को ले जाती है। ये कथन आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह का है। ठीक है ना, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास से। आधे अधूरे शीर्षक से हमारा ध्यान पूरे पर तो जाता है, किंतु पूर्ण व्यक्तित्व पर कोई प्रत्यय नहीं उभरता। क्या केवल निजता पा लेने से ही व्यक्तित्व में पूर्णता आ जाती है? यहाँ तक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 2 से 2.5 पेज है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा इसको लेना ज़रूरी है ताकि आप लोग पढ़ लें, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। जो भी मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, नाटक उपन्यास कुछ भी, तो उससे जो है आलोचकों के जो कथन होंगे उनको भी मैं अब मेंशन करके रखूँगी। ठीक है ना, तो निश्चिंत रहिएगा आप लोग। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। क्लास ख़त्म हुई यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।